चलो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है तुम्हारे पास भैया क्या, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, यही है। एक एक शब्द में ध्यान देना, हम कोशिश करें कि हम लाइन टू लाइन पढ़ें और चीज़ों को हम समझते हुए चलते रहें। क्या लिखा हुआ कि भैया हमने क्या करा, हमने करा भैया, हमें करना क्या है, हमको करना था भैया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करना था। हमने उसका तरीका ढूंढा, हमने कहा कि भैया हम अपने ही डिबेंचर को खरीद लेंगे हैं, और कहाँ से, ओपन मार्केट से। तुमने कहा ये बात क्या हो रही है, मैंने कहा तुम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। कैसे, ध्यान से मेरी बात समझो। ये है तुम्हारे पास तुम्हारी प्यारी कंपनी, ये है आपके पास प्यारी कंपनी। कंपनी भैया यहाँ पर क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। मान लो ये है तुम्हारे पास डिबेंचर, समझ में आ गया। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी, कंपनी को बदले में यहाँ पे बदले में क्या मिल जाएगा, पैसा। और अब इन लोगों के पास कंपनी के क्या है, डिबेंचर है। समझ में आया। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना, पैसा वापस देना। तो अब कंपनी कहती है कि हम अपने डिबेंचर इनसे वापस खरीद लेते हैं, ओन डिबेंचर वाला केस। समझ में आया। इन लोगों से अपने डिबेंचर क्या कर रहे हैं, दोबारा वापस खरीद रहे, और इनको क्या कर देंगे, पैसा दे देंगे। समझ में आई ये बात या नहीं आ रही? हाँ जी। ये केस है। अगर तुम इसको पढ़ के देखोगे तुम्हें सारी लाइन अब समझ में आएगी। तुमने कहा कि अब हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मैंने कहा क्या समझ में आ रहा? तुमने कहा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने का तरीका क्या है, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, अपने ही डिबेंचर्स को खरीद लो। कहाँ से, इन द ओपन मार्केट से। समझ में आया? अच्छा, आगे बुक में ध्यान दो। बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ कि व्हेन अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर द इमीडिएट कैंसिलेशन। कंपनी ने क्या करा है कि कंपनी ने क्या करा, अपने डिबेंचर्स को क्या करा, परचेज करा ओन डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से, और उसको इमीडिएट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। या फिर और क्या लिखा हुआ, फॉर द इन्वेस्टमेंट परचेज इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। ध्यान से समझो, जब हम अपने डिबेंचर्स को खरीद रहे हैं तो दो कारण के लिए खरीद सकते हैं। हमने खरीदा और उनको इमीडिएटली हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझना। दूसरे केस में वो क्या बोल रहे हैं, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, या फिर हमारा पर्पस क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का। समझ में आया? तो जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को खरीद रही है तो उसके पर्पस हैं भैया दो। एक तो है भैया इमीडिएट कैंसिलेशन, खरीदा इमीडिएट कैंसिलेशन हो गया, और दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट का पर्पस। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक का है भैया कैंसिलेशन का, अपने ही डिबेंचर्स खरीदे। कौन सा केस बता रहा हूँ मैं, ओन डिबेंचर्स का, खरीदे ओन डिबेंचर्स को और उनको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। दूसरा है कौन सा, इन्वेस्टमेंट का पर्पस। दो पर्पस समझ गए, ओन डिबेंचर्स वाली कहानी समझ के। ठीक है, अब आगे देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। हियर ओपन मार्केट रेफर्स टू द परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर, हियर ओपन मार्केट रेफर्स टू द परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ठीक है, ओपन मार्केट का मतलब क्या समझोगे, स्टॉक मार्केट से कंपनी ने अपने डिबेंचर फिर से खरीद लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? ठीक है। अच्छा, आफ्टर परचेजिंग द ओन डिबेंचर्स अ कंपनी कैन यूज द फॉलोइंग टू ऑप्शन। जब कंपनी अपने ओन डिबेंचर्स को खरीदती है, जब आफ्टर परचेजिंग द ओन डिबेंचर, जब कंपनी ने खुद के डिबेंचर को खरीदा तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। कितने? दो ऑप्शन। कितने? दो ऑप्शन। कितने? दो ऑप्शन। समझ में आए? कौन कौन से बताओ? कैंसिलेशन का है और एक इन्वेस्टमेंट का। समझ में आए? जब कंपनी ने अपने खुद के ओन डिबेंचर्स को खरीदे तो कंपनी के पास ये दो ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ, आ कंपनी कैन इमीडिएट कैंसिल इट्स डिबेंचर बट इट इज़ डन ओनली आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि कंपनी क्या कर सकती है, इमीडिएट कैंसिल कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, अपने डिबेंचर्स को इमीडिएट कैंसिल कर सकती है। समझ में आए? लेकिन वो ऐसा सिर्फ तब कब कर सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा क्या, रिजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इतना समझ लेना। दूसरा वाले में क्या लिख रहे हैं कि कंपनी कैन कीप द डिबेंचर्स फॉर फ्यूचर एज एन इन्वेस्टमेंट, या कंपनी अपने पास उन डिबेंचर्स को रख सकती है एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर। समझ में आ गया? चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि कंपनी ने क्या करा, उसको इमीडिएट कैंसिल कर सकती है डिबेंचर्स को, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकती है जब उसको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। समझ में आया? दूसरा, कंपनी अपने डिबेंचर्स को रख सकती है एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अपनी नोटबुक पर तुमको बहुत सुंदर सुंदर ये नोट्स यहाँ से बनाने हैं बिल्कुल, कि फॉलोइंग
एंट्रीज आर पास व्हेन द डिबेंचर आर परचेज फॉर द इमीडिएट कैंसिलेशन। हेडिंग लिख देना, ये एंट्री यहाँ पर कर देना। ये पहली वाली तुमने कर ली, ठीक है। पहला है कि ओन ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स ऑन प्रॉफिट। ध्यान से समझो, अपने ही डिबेंचर्स को हमने खरीदा काय पर भैया, मुनाफे में। कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को खरीदा काय पर भैया, मुनाफे में। कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को खरीदा काय पर भैया, मुनाफे में। काय पर, प्रॉफिट में। काय पर, प्रॉफिट में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाम क्या लिखा, वो ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी कंपनी के डिबेंचर हम ही खरीद रहे हैं टू बैंक। भैया इसमें रूल क्या लग गया, मैंने कहा जब आप अपने डिबेंचर को खरीद लोगे क्या आपके पास से पैसा जाएगा? आपने कहा भैया बिल्कुल। तो असेट्स में ए माइनस का रूल, पैसा चल जाएगा। तो असेट्स में ए माइनस का रूल। और अगर हम ओन डिबेंचर्स क्या हो जाएगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। समझ में आई? ध्यान से समझना कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होती है भैया, लायबिलिटी है ना। कंपनी डिबेंचर्स इशू करी, कंपनी को पैसा मिल रहा है। तो जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है तो कंपनी की लायबिलिटी क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। समझ में आ रही है? अब वो अपने ओन डिबेंचर्स को खरीदने का क्या मतलब है, जब कंपनी अपने ओन डिबेंचर्स को खरीद रही है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। ओन डिबेंचर्स DR2 बैंक। समझ में आया? बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज्ड। समझ में आ गया? अब जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को खरीदती है तो उसके पास कितने ऑप्शन है, कैंसिलेशन। दो। पहला, या तो भैया वो क्या कर ले, अपने डिबेंचर्स को क्या कर ले, कैंसिल कर ले। समझ में आया? कैंसिल करेगी तो क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स DR2 ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। एंट्री समझ रहे हो? एंट्री समझ रहे हो? जब हमने अपने डिबेंचर्स को खरीदा था तो ओन डिबेंचर्स DR2 बैंक, और जब हम उनको क्या करें, कैंसिल कर रहे हैं अपने डिबेंचर्स को, तो हमने क्या लिखा, डिबेंचर्स DR2 ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। समझ में आया? बीइंग ओन डिबेंचर्स हमारे क्या हो गए, कैंसिल्ड हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन टू द कैपिटल रिजर्व। ध्यान से समझना, रिडम्पशन का ही एक तरीका है खुद के डिबेंचर्स खरीदने। समझ में आया? वो बोले कि हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसको भैया, प्रॉफिट को। कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आई बात? मैं तुमको कह रहा हूँ इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे दिमाग में खुद ब खुद चीज़ें बैठ जाएंगी। क्या हुआ था कि हमने क्या करा, ओन डिबेंचर्स को खरीदा तो ओन डिबेंचर्स DR2 बैंक समझ गए। उसके बाद हमने उनको कैंसिल कर दिया, तो ये वाली एंट्री देखो, डिबेंचर्स DR2 ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन था इसको तुमने कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर DR2 कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? आई बात समझ में या नहीं आ रही? अगर भैया हमने खरीदा और खरीदते हुए कंपनी को क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। कंपनी ने खरीदा और कंपनी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, ठीक है। तो क्या आ रहा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स DR2 बैंक। अगर हमने उसको काय पे खरीदा, लॉस पे। समझ में आ गया? तो लॉस तो तुमको पता ही है हम कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट में। और प्रॉफिट होता है हम तुमको पता ही हम कहाँ पर दिखाते हैं, क्रेडिट में। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? एंट्री समझ में आ गई? और जो लॉस रहेगा, अगर तुम्हारा लॉस होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हमको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। समझ में आया? यहाँ पर नोट, तुमको ये चीज़ वैसे पता ही है, जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब तुम बनाते हो तो ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा लॉस होता है तो तुम इसको क्या करते हो, डेबिट करते हो, और प्रॉफिट होता है तो तुम क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। समझ में आ गई बात? आ गया? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR2, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आई बात? तो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, अगर तुम्हारे पास पर्पस क्या है भैया, इन्वेस्टमेंट का है, व्हेन डिबेंचर्स आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्या पर्पस है, इन्वेस्टमेंट का, तो क्या आ जाएगा, ओन डिबेंचर्स DR2 बैंक। ओन डिबेंचर्स DR2 बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ तुमने, इन्वेस्टमेंट। अपने ही डिबेंचर पे हमने क्या कर दिया, निवेश कर दिया। क्लियर हो रही है एंट्री? इसकी एक है, आया समझ में? हाँ जी। अब की टर्म्स यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ है। की टर्म्स तुमको यहाँ पे पता है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट अमाउंट इक्वल टू द डिबेंचर्स इशूड। जितने के हमने डिबेंचर्स इशूड करे, दैट मीन्स 100
100%, उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पर करेंगे, DRR पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। समझ में आई बात। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि इट मीन्स दैट अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर्स इशूड, मतलब जितने के हमने डिबेंचर्स इशूड करे, इसका मतलब 100% को हम ट्रांसफ़र कहाँ पर करेंगे, DRR पर। समझ में आए। और डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। अगर हमने प्रॉफिट का कोई भी पार्ट साइड में नहीं रखा रिडम्पशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि हमने रिडम्पशन कहाँ से करा, कैपिटल से करा। समझ में आ गया। मतलब सिंपल समझ लो कि डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस करने हैं, या तो प्रॉफिट से करोगे या कैपिटल से करोगे, है ना। अगर प्रॉफिट से करने की बात आ रही है तो वो कह रहे हैं कि भैया हमने 100% DRR पे ट्रांसफर करा होगा। DRR की फुल फॉर्म क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर कैपिटल से करा होगा तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट में से कोई भी साइड में नहीं रखा, तो इसलिए हमें कैपिटल से करना पड़ेगा। ठीक है। अब 1 नंबर के MCQ देख लेते हैं फटाफट से। लिखा हुआ बेस्किन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। ये पुरानी चीज़ें याद बताओ, क्या लिस्टेड कंपनी को DRR बनाना पड़ता है या नहीं बनाना पड़ता? पक्का पक्का। तो लिखा हुआ भैया बेस्किन लिमिटेड क्या एक लिस्टेड कंपनी है, उसके पास जो हैविंग आउटस्टैंडिंग 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स मतलब जिनके अभी पैसे देने हैं, एक डिबेंचर्स की कीमत है भैया 50 रुपये। वो कह रहे हैं भैया कैलकुलेट करो द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड बाय देम, कि उनको कितना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है। आंसर आ रहा नील। पक्का आया ना तुमको ये समझ में? ये नील समझ में आ गया ना। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? नो डिबेंचर रिडम्पशन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन में है लिखा हुआ नो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड फॉर अ लिस्टेड कंपनी। तुमने मुझे कहा कि भैया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं रिक्वायर्ड है किसके लिए? अगर कोई लिस्टेड कंपनी होगी तो आपको DRR नहीं बनाना है। आगे एक R लिमिटेड है, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग NBFC। कौन सी है भैया? अनलिस्टेड है, नॉन बैंकिंग NBFC, जिसके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ? हैविंग 1000 डिबेंचर्स है। एक डिबेंचर्स की कीमत है भैया 100 रुपये। इट हैज़ 20,000 इन इट्स जनरल रिजर्व में उसके पास कितने हैं? 20,000 रुपये। 50,000 का उसका क्या हो रखा है? प्रॉफिट हो रखा है। 50,000 इज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। वो बोले कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द जनरल रिजर्व टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ द कंपनी। वो तुमको क्या कह रहे हैं कि भैया एक R लिमिटेड है। कौन सी? R लिमिटेड है, अनलिस्टेड नॉन NBFC है, उसके पास 1000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है। उसके पास ऑलरेडी ही उसके पास जनरल रिजर्व में 20,000 रुपीज़ है। प्रॉफिट हुआ उसको 50,000 रुपीज़ का। वो बोल रहे अमाउंट बताओ कि हम जनरल रिजर्व से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे आया? पहले हमने 1000 शेयर्स को इंटू कर दिया। शेयर्स नहीं, डिबेंचर है। डिबेंचर को इंटू कर दिया उनके रेट से। किसके रेट से? उनका कितना रुपए का एक है, तो 1 लाख आया। 1 लाख आ गया। हाँ, उसके फिर हमने DRI बना दिया। DRR कितना बनता है DRR? 10%। पक्का। और ये 10,000 तो कितना आ गया? 10,000 आ गया। हाँ जी। तो तुम कह रहे हो कि भैया कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 10,000। ये समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ DRR 10% आ गया। सिंस जनरल रिजर्व है सफिशिएंट अमाउंट है उसके पास। कितना था वहाँ पर? जनरल रिजर्व में 20,000 था। हमको चाहिए कितना? 10,000 ही चाहिए। दैट कैन कवर अप द DRR अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉन्ट बी यूटिलाइज। क्या मतलब है? यहाँ से हमने क्या लर्निंग ली कि अगर जनरल रिजर्व में सफिशिएंट पैसा है तो आपको उस साल के प्रॉफिट को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और ये हमने यहाँ से चीज़ सीखी। जनरल रिजर्व में कम हुआ तो हम प्रॉफिट से ले लेंगे। हाँ, सिंस जनरल रिजर्व हैज सफिशिएंट अमाउंट। कितना है सफिशिएंट अमाउंट है? दैट कैन कवर अप द DRR। वो DRR को कवर अप कर सकता है। सो द प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स वॉन्ट यूटिलाइज। समझ में आ गया? आगे अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक P लिमिटेड एक अनलिस्टेड नॉन NBFC है। क्या है भैया? अनलिस्टेड नॉन NBFC हैविंग 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने डिबेंचर हैं? 1000 डिबेंचर है। कितने डिबेंचर है? 1000 डिबेंचर है। एक की कीमत है 100 रुपये।
एक पी लिमिटेड है। पी लिमिटेड क्या है? अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी है। उसके पास 1000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है। फिर वो कह रहे हैं इट हैज़ 6000 इन इट्स जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 6000 रुपये हैं। कितने? 6000 रुपीज़ हैं। और वो कह रहे हैं एंड 50,000 इन द प्रॉफिट एंड। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, कैलकुलेशन के पीछे मत भागो। हाँ जी 50,000 कहाँ पर है भैया? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक एक चीज़ को ध्यान से समझो, कैलकुलेशन करना नहीं है अभी। पी लिमिटेड है। पी लिमिटेड एक अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी। इसके प्रोविज़न तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए कि नॉन एनबीएफसी के प्रोविज़न क्या थे। वो बोले कि भैया 1000 डिबेंचर है, उसकी कीमत है भैया 100 रुपये। कितने डिबेंचर है? 1000 डिबेंचर है, एक की कीमत है भैया 100 रुपये। और 6000 रुपीज़ कहाँ पर है? उनके जनरल रिजर्व में। वो बोले भैया 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6000 रुपये कहाँ पर है? जनरल रिजर्व में। 50,000 कहाँ पर है भैया? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो बोल रहे कैलकुलेट करो द अमाउंट टू बी द ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ द कंपनी। अब तुमने मुझको कहा कि हम कितना बनाते हैं DRR। तुमने कहा कि भैया हम DRR बनाते हैं 10%। तो इसका मतलब 1 लाख का 10% क्या हो गया? 10,000। 1 लाख का 10% मतलब कितना हो गया? 10,000। 1 लाख कहाँ से आया वो समझ गए ना तुम? हाँ जी तुमने बोला 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यही हो जाएगा। 6000 रुपये हमारे पास कहाँ से है? जनरल रिजर्व में है ना। तो और कितना चाहिए? 4,000। 4000। तो 4000 कहाँ से आ जाएगा? प्रॉफिट। इससे 50,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस से। अब कंपैरिजन करके पढ़ना है कि तुमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लर्निंग ली, इसका यूज़ तुमको कहाँ पर करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। इस तरीके से पढ़ाई करनी है। समझ में आ गया इसमें क्या बात करी थी और इसमें क्या बात है? ऐसे करके कैलकुलेशन के पीछे मत भागो जब तक तो कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में ना आए। तो सी वाला समझ में आया 4000। हाँ जी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ? अमाउंट ऑफ DRR क्या है? 10%। ये समझ गए 10,000। अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम जनरल रिजर्व से 6000 इस्तेमाल कर लिया। दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है। तुमने कहा कि पहले हमें जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करना है, उसके बाद कम पड़ेगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? अगला 4th वाले में क्या है कि ओम लिमिटेड एक अनलिस्टेड एनबीएफसी है। कौन सी है? अनलिस्टेड एनबीएफसी है। उसके पास क्या है भैया? 1000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये। कितने डिबेंचर है? 1000 डिबेंचर, एक की कीमत है 100 रुपये। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ DRR डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRI की बात करें कितना होता है? 15%। पक्का हाँ जी 15% कि हमें मिनिमम कितना रखना है। तो तुम कह दोगे 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 15,000। पक्का यही है? हाँ जी मुझे नहीं पता भाई, सही आंसर है ए ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू DRI 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर 15%। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। सी लिमिटेड क्या है? अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी है। कौन सी है? अनलिस्टेड है, नॉन एनबीएफसी। उसके यहाँ पे 2000 आउटस्टैंडिंग 15% डिबेंचर है। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये। ये 15% का मतलब क्या है भाई? ये 15% का मतलब क्या है? DRI नहीं, इस 15% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ध्यान से समझो। सी लिमिटेड है। सी लिमिटेड एक अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी है। 2000 आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एक की कीमत है 100 रुपये। वो लिखा हुआ विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जो हमने इशू करा था प्रीमियम पर करा था। प्रीमियम मतलब पार वैल्यू से ज़्यादा बढ़ा के जो किया हुआ था। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRI की अमाउंट निकालनी है टू बी क्रिएटेड बाय देम। कितनी आ जाएगी बताओ? बताओ कितनी आ जाएगी? सी लिमिटेड अनलिस्टेड है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तुम बोलोगे भैया DRI हमको कितना बनाना है? कितना? 15%। तो 2 लाख गुणा 100 कितना आ जाएगा भैया? 2 लाख। मतलब 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 2 लाख आ गया। इसका 15% क्या हो जाएगा? निकाल लो। 30,000। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं। वो बोलेंगे यार कि ये तो हमने प्रीमियम पर इशू करा था। नहीं, आपको जो DRI बनाना है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा पार वैल्यू पर ही बनाना है। समझ में आया? तुमने यहाँ पे समझा। देखो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू DRI 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। समझ में आया?
यहाँ पे गलती से प्रीमियम पे मत कैलकुलेट कर लेना, काय पर आएगा, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पर ही आएगा। प्रीमियम का मतलब है 110 रुपये, समझ रहे हो? हाँ जी। देखो 100 रुपये ये हो गए, 10 रुपये का प्रीमियम हो गया। 110 के हिसाब से मत करना कैलकुलेशन, सिर्फ पार वैल्यू सिर्फ 100 के हिसाब से ही करना। हाँ जी। समझ में आई बात? या नहीं आया? हाँ। एक है भैया नमो लिमिटेड, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके पास 5000 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये। कितने डिबेंचर है? 5000, एक की कीमत है 100 रुपये। वो तुमको कह रहे हैं कि भैया कैलकुलेट करो द अमाउंट ऑफ DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 5000 मल्टी क्यों? ये इंडिया, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इनको DRI बनाने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, तो तुमने कहा भैया क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, नील आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? नो DRI इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। को कोई DRI बनाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन अ कंपनी मेक्स अ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में क्या करेगी? निवेश करेगी। अगर कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में निवेश करेगी, तो आप कौन से खाते को क्या करोगे? डेबिट करोगे। किसको करोगे? बैंक। डेबिट भाई। डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ जी। यही तो हो जाएगी। तो तुम डेबिट किसको कर रहे हो? DRI को। क्रेडिट किसको कर रहे हो? बैंक को। समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? क्रेडिट पूछते तो क्या लिखते? बैंक। बैंक। समझ में आया? ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन जनरल हो जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR टू बैंक। क्वेश्चन में क्या पूछा? डेबिट, तो तुम ये लिखोगे। क्रेडिट पूछते तो टू बैंक लिखते। समझ में आया? 8वें में है विच अकाउंट विल बी डेबिट व्हेन रियलाइजेशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इज मेड। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो तुमने DRI में जो निवेश करा था उसका पैसा वापस मिलना। समझ में आया? तो पूरे डेबिट फंड्स हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा तुम्हारे पास बैंक। समझ में आ गया? एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक DR टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ जी। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। आगे ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया।